इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मैं तुम्हें इस वक्त लाहौर में पाकर हैरान हूँ। क्या लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान रात को भी कोई परवाज होती है? मैंने भाप उड़ाती हुई तल्ख काफी का एक घूंट लेकर कहा। सबसे बड़ा मसला यही था। वो सिगरेट का धुआं बखेरते हुए बोला, गाड़ी या कोई से सफर में कम अज कम 5-6 घंटे सर्फ हो जाते। रात को कोई परवाज नहीं होती। आर्मी वालों का एक कोबरा हेलीकॉप्टर लाहौर आ रहा था। वारंट वगैरह लेकर उसी से 1:30 बजे पहुंचा था। मकामी मजिस्ट्रेट को नींद से उठाकर साथ लिया और अपने स्टाफ के 2 आदमियों के साथ छापा मारकर चौधरी अजमत को उठा लिया। उसके घर से 42 किलोग्राम हेरोइन के थैले बरामद हुए। मैं हैरत से उसका मुंह तकता रह गया। फिर मेरा अंदाजा सही था। DIG की मीटिंग तुम ही ने मंसूख कराई होगी। बस दाव चल गया। वो बेपरवाही से बोला, हम वफाक वालों को ये फायदा रहता है कि हम सूबों के लिए काम पैदा कर सकते हैं। मुझे मीटिंग के बारे में कुछ नहीं कहना पड़ा। DIG के लिए काम निकाल दिया। 11 बजे उसकी एयरपोर्ट पर मौजूदगी जरूरी हो गई थी। मीटिंग खुद ब खुद मनसूख होगी। चौधरी अजमत और तुम्हारे दोनों आदमी कहाँ हैं? मुझे रफ्ता रफ्ता सवाल याद आ रहे थे। पार्किंग लॉट में गाड़ी में बैठे हुए हैं। शाहिद को मेरे हवाले करने का बंदोबस्त करो। 7 बजे मुझे उसी कोबरा से वापस शकलाला एयरपोर्ट जाना है। इन लोगों को पहले से बताना होगा कि वापसी में मेरे साथ 2 कैदी होंगे और 42 किलो कार्गो। उसने बाईं आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम वाकई जिन हो। मैंने तारीफी लहजे में कहा, मैं सोच भी नहीं सका था कि तुम इसी वक्त लाहौर के लिए दौड़ पड़ोगे। अरे यार, यही तो हमारी रोजी है। इसके लिए भी भाग दौड़ ना करें तो फिर जिंदगी का मसरफ क्या है? मुझे चौधरी अजमत की गिरफ्तारी और खाना तलाशी के वारंट हासिल करने में वक्त लगा। मुतलका आदमी दस्तयाब थे। इनके दफ्तर खुलवा कर मोहरें लगवानी पड़ी। उस मरदूद का नाम लाहौर के मुअज्जिजीन की फहरिस्त में शामिल ना होता तो शायद मैं ये कानूनी ज़ाब्ते बाद में पूरे कर लेता, लेकिन इस पर तैयारी के बगैर हाथ नहीं डाला जा सकता था। मैंने काफ़ी पीने की रफ्तार तेज कर दी। मैं उनके साथ जाने और वापस लौटने का हिसाब सोच रहा था। वो 4 थे, मैं 5वां होता। शाहिद के लिए खालिद की मदद ज़रूरी थी। काफ़ी ख़त्म करके पहले मैंने इंटरकॉम पर गजाला को अपनी नई मसरूफियत से आगाह किया। फिर खालिद के घर का नंबर मिला लिया। हर शरीफ आदमी की तरह वो भी इस वक्त गहरी नींद सो रहा था। तीसरी घंटी बजने के बाद उसकी नींद से बोझल आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसे अपने औसान बहाल करने के लिए वक्त देने की नीयत से गैर ज़रूरी तौर पर उसकी मिजाज पुरसी की। फिर उसे सूरत हाल से आगाह किया। वो जलाल के नाम और ओहदे से पहले से वाकिफ था। फौरी तौर पर स्टेशन 3 पहुंचने पर आमादा हो गया। जलाल के दोनों आदमी अपनी सूरतों से शातिर और खरांट नजर आ रहे थे। इन दोनों ने हमें अकबी नशिस्त पर बिठाने के बाद अगली नशिस्तें संभाल ली। चौधरी अजमत बेहोशी की हालत में पिछले पायदान पर पड़ा हुआ था। जलाल के जूते उसके सीने पर थे। आज स्टेशन 3 चलो। जलाल ने हदायत दी और गाड़ी फौरन हरकत में आ गई। माल रोड की दमकती हुई स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में मैंने देखा कि चौधरी अजमत पस्ता कामत और घुटे हुए जिस्म का मालिक था और अपने सुर्खों सफेद और कलीन शेफ चेहरे से वो खासा संजीदा और ज़िरक नजर आ रहा था। मुझे खुशी हुई कि उसके दोनों हाथ हथकड़ी की जोड़ी में बंधे हुए थे। अगला सूरज तलू होने से पहले वो आईनी जेवर पहनकर अपनी आज़ादी से महरूम हो चुका था। बेख्तियार मेरी नज़रों में सलमा का मलूल और अफसुर्दा चेहरा घूम गया। अपने मामू की जिल्लत अमेज गिरफ्तारी पर उसका दिल गिरफ्तार होना काबिल फहम था। हमारे होटल से स्टेशन 3 का फासला ज्यादा नहीं था। हम खालिद से पहले वहां पहुंच गए। वो शायद अपने अमले को हमारे बारे में फ़ोन पर हदायत दे चुका था। गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। खालिद का दफ्तर मुकफ़िल था मगर उससे मुल्हिका इंतज़ारगाह खुली हुई थी। वहाँ एक अर्दली भी मौजूद था। जलाल के दोनों आदमी चौधरी अजमत के साथ बाहर रुके रहे। जलाल मेरे साथ इंतज़ारगाह में आ बैठा। तुमने लाहौर से रवानगी के बारे में क्या सोचा है? सिगरेट सुलगाने के बाद जलाल ने खुद ही बात छेड़ दी। वो इस फाजिल वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल था। मैंने कहा कल वीरा आ जाएगी। मेरा इरादा है कि हम कल रात ही निकल जाएं, वरना हमें बिला वजह 24 घंटों तक इंतजार करना होगा। सफ़र के लिए रात का अंधेरा ज़्यादा साजगार साबित होगा। वीरा के पहुंचते ही मुझे फ़ोन करके कन्फर्म कर देना। तुम तीनों को कल रात सरहद पार पहुंचा दिया जाएगा। मेरे तीनों आदमियों के नाम अपने साथ ले जाना ना भूलना। इन बातों की तुम फिक्र ना करो। रवानगी के वक्त यहाँ से हमको किसके साथ और कैसे जाना होगा यह सब मुझ पर छोड़ दो। मेरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हारा फ़ोन मिलते ही इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो जाऊँ। यहाँ से मैं खुद तुम्हें सरहद पार पहुँचाऊँगा। इन कामों में राब्ते के आदमी की तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं होती। भारतीय मेरे सिवा किसी से डील नहीं करेंगे। इसकी तरफ से वो बात साफ हो जाने पर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। मैं ज़हनी तौर पर किसी और के साथ नए सफ़र का आगाज़ करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरी लम्हात पर किसी गड़बड़ की सूरत में यह इम्कान बहरहाल था कि सरहद पार भरोसे के अफराद के बजाय सादा कपड़ों में भारतीय फौजी या शहरी हुकाम मौजूद हों और सरहद पार करते ही हमें अपनी तहवील में ले लें।
जलाल बहुत जिम्मेदार आदमी था। उसके होते हुए ऐसे किसी वाक़ये का इम्कान कम हो जाता। वो खतरा भांप कर ऐन वक्त पर कोई मुतबादिल कदम उठाने का सही फैसला कर सकता था। थोड़ी देर बाद खालिद भी स्टेशन 4 आ पहुंचा। वह मुंह हाथ धोकर पूरी तैयारी के बाद आया था, लेकिन उसकी आंखों से नींद से बेदारी के आसार नुमाया थे। जलाल ने अपनी जगह से उठकर उसका इस्तकबाल किया। दोनों तपाक से हाथ मिलाए और फिर बातों में वक्त ज़ाया किए बगैर खालिद हमें लेकर उसके कमरे की तरफ चल दिया, जहां ह्यूमन सोसाइटी के शाहिद को कैद में रखा गया था। स्टेशन 3 के माहौल में हर तरफ ख्वाबनाक खामोशी और सन्नाटे का राज था। हर तरफ आमद रफ्त का सिलसिला भी मफकूद था। बहरिक के सिर्फ उस हिस्से में थोड़ी सी चहल पहल थी जहां हम लोग मौजूद थे। शाहिद के कमरे की निगरानी पर मौजूद गार्ड ने खालिद का इशारा पाते ही दरवाज़ा खोल दिया। हमने अंदर दाखिल होने से पहले देख लिया कि शाहिद एक पहलू के बल नंगे फर्श पर लेटा बहुत गहरी नींद सो रहा था। खटपट की आवाजें और आहटें भी उसकी नींद में खलल अंदाज नहीं हो सकी थी। जलाल ने अपने दूसरे शिकार को दूर से देखा, फिर बाहर आकर इशारे से अपने एक आदमी को वहां बुला लिया। इस दराज कामत शख्स को पहले से मुतवक्का जरूरियात का अंदाजा था। वो आया तो उसके हाथों में हथकड़ी का एक जोड़ा मौजूद था। इसे बेहोश करके गाड़ी में डाल लो, ये भी हमारे साथ जाएगा। जलाल ने सपाट लहजे में उसे हदायत की। उसने हथकड़ियों वाली जंजीर अपने कंधे पर डाली और जेब से सिरिंज और महलूल की शीशी निकालकर इंजेक्शन तैयार करने में मसरूफ हो गया। उसके एतमाद और फुर्ती से अंदाजा हो रहा था कि उसके लिए वो काम नया नहीं था। उसने शीशी से सियाल की कुछ मिकदार सिरिंज में दाखिल की, सिरिंज से हवा के बुलबुले खारिज किए और फिर शाहिद की आस्तीन हटाने की जहमत किए बगैर सुई उसके बाजू में उतार दी। सुई की चुभन से शाहिद के बदन में झुरझुरी पैदा हुई, मगर उसकी नींद में फर्क नहीं आया। जलाल का वो दराज कामत और सेहतमंद आदमी चंद लम्हों तक उकाबी नजरों से शाहिद का जायजा लेता रहा। फिर उसने झुककर एक ही झटके में शाहिद के सेहतमंद वजूद को यूं अपने कंधे पर लाद लिया जैसे वो मुद्दतों से सिर्फ बोझ ढोने का काम करता रहा हो। शाहिद को उठाने से पहले उसने हथकड़ियां STF के गार्ड्स को थमा दी थी। इस कमरे में हमारा काम खत्म हो चुका था। वो हाफिज वहीं रुक गया। हम लोग IB के दराज कामत बार बरदार के पीछे हो लिए। उसका साथी चौधरी अजमत की निगरानी के लिए खाड़ी के करीब मौजूद था। इन दोनों ने मिलकर बहुत तेजी से शाहिद को पिछली सीट पर इस तरह डाल दिया कि ज्यादा वक्त जाया ना हो। चौधरी अजमत की तरह शाहिद भी बेहोश था, मगर एहतियात और रवायात के तकाजे अपनी जगह पर थे। शाहिद को भी हथकड़ियां लगा दी गई। जलाल का काम पूरा हो चुका था। उसके पास वक्त बहुत कम था। खालिद ने रस्मी तौर पर भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जलाल मुझे अपने साथ लाया था और साथ ही ले जाना चाहता था। उसका ख्याल था कि उसे कैदियों और डिक्की में मौजूद हेरोइन के सरबामोहर थैलों के साथ एयरपोर्ट पर छोड़कर उसके दोनों आदमी वापसी में मुझे होटल पर उतार देंगे, मगर शाहिद को लादने के बाद इस गाड़ी में गुंजाइश नहीं रही थी। दूसरी तरफ खालिद की गाड़ी में मौजूद थी। उसका शुक्रिया अदा करते हुए हमने उसे वहीं से रुखसत कर दिया। चौधरी अजमत और हुमत सोसाइटी के बारे में पैदा होने वाली हर उलझन रफा हो चुकी थी। जलाल की भाग दौड़ रंग लाई थी और उसके मतलूब मुजरिम खुश असलूबी से उसकी तहवील में जा चुके थे। लाहौर में हेरोइन की इजाफी खपत और फराहमी के बारे में खालिद की परेशानी भी दूर हो गई थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे कुदरत अचानक हम सब लोगों पर मेहरबान हो गई हो और हमारी भारत की तरफ रवानगी से पहले मकामी बकेड़ों को समेटने में हमारी मदद कर रही हो। जलाल वगैरह को रुखसत करने के बाद हम दोनों भी स्टेशन 3 वापस चल दिए। सर पर तारों भरा आसमान फैला हुआ था। बहुत देर हो गई थी, मगर फिर भी सुबह का उजाला फैलने से पहले होटल पहुंचकर नींद पूरी करने का मौका मौजूद था। खालिद से मेरा तारुफ लाहौर पहुंचने के बाद अचानक हुआ था। मेरे बारे में उसकी मालूमात सुनी सुनाई बातों तक महदूद थी, जो महदूद हलकों से सीना बसीना सफर करती रहती थी। मैंने इनमें इजाफा करने की कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन उस रात 11:15 बजे होने वाली गुफ्तगू में मैंने पहली बार उसे एतमाद में लेकर यह बताया था कि IB वालों से मेरा राब्ता था और वो इस बात पर नाखुश थे कि हमने चौधरी अजमत और हुमन सोसाइटी का केस मकामी पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया था। जलाल की दरूनी खाना सरगर्मियों की वजह से वो केस पुलिस के हाथों में न पहुंच सका, मगर खालिद को यह इल्म न हो सका कि IB में मेरे मरासिम किस सतह पर थे। इस अमर में कोई शुबा नहीं था कि जलाल से मेरा तारुफ अव्वल खान की कोशिश का रहीन मिन्नत था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे और जलाल के मरासिम में ज्यादा कराबत पैदा होती चली गई थी। खालिद को हैरत थी कि IB के एक आला अफसर से मेरे इतने गहरे और करीबी ताल्लुकात थे। रास्ते भर वो इस केस और IB के बारे में बातें करता रहा। फिर मुझे होटल के पोर्च में अपनी गाड़ी से उतार कर घर की तरफ रवाना हो गया। मैं बरामदे में खड़ा हाथ हिलाता रहा। जब खालिद की गाड़ी होटल के अहाते से निकल गई तो मैं मुड़ा और होटल के सदर दरवाजे से होटल की लॉबी में दाखिल हो गया। होटल की लॉबी में बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। मैं सरसरी नजरों से गिरदोपेश का जायजा लेता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक मेरी नजर गजाला पर पड़ी और मेरे दिल की धड़कनें यकलख्त तेज हो गईं। मेरे रवाना होने के बाद असूली तौर पर उसे कमरे तक महदूद रहना चाहिए था। अगर वो इतनी रात गए अपने कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर हुई थी तो जरूर उसका कोई अहम सबब था। बेइख्तियार मेरे कदमों की रफ्तार तेज हो गई।
میں غزالہ کی طرف جا رہا تھا مگر وہ میری آمد سے بے خبر تھی۔ غزالہ کی پوزیشن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میری آمد سے ضرور بے خبر تھی، مگر اس کی توجہ کسی خاص شے یا شخص پر مرکوز تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے چلتے چلتے کسی کو دیکھا اور پھر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی ہو۔ میں تیز رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے متجسس نگاہوں سے اس کے گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا اور چند ثانیوں میں خود بھی حیران رہ گیا۔ ہوٹل کے استقبالیہ کاؤنٹر پر ویرا موجود تھی۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ہوٹل کی لابی میں غزالہ کی موجودگی سے بالکل بے خبر ہو۔ وہ کاؤنٹر پر رکھے ہوئے کسی کاغذ یا فارم پر دکھنے میں منہمک تھی۔ ویرا کی ہوٹل میں موجودگی میرے لیے حیرت کا باعث تھی، مگر غزالہ کی طرف سے اس کی لاتعلقی اس سے زیادہ حیران کن تھی۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آئی کہ ویرا نے لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی یا ہوٹل پہنچنے پر غزالہ کو اس کے کمرے میں فون کر کے اپنی آمد سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی میں اسے لا علم تھا، مگر ایک بات یقینی تھی کہ اس طرح غزالہ کو ویرا کی آمد کی خبر مل گئی اور وہ ویرا کو اپنے کمرے میں بلانے کے بجائے نیچے لابی میں اتر آئی۔ ایسی صورت میں ویرا کی بے خبری اور غزالہ سے لاتعلقی غیر فطری محسوس ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے بڑھتا ہوا غزالہ کے قریب پہنچا اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہیلو کہا۔ وہ بری طرح چونک کر میری طرف گھومی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں فکر اور تشویش کے سائے لہراتے دیکھے۔ اس کی وہ کیفیت بس چند لمحوں تک برقرار رہی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر توڑ گئی۔ میرے مزید کچھ کہے بغیر وہ خاموشی سے میرے ساتھ ہو لی۔ رات عملاً گزر ہی چکی تھی۔ وہ صبح کا پہلا حصہ تھا۔ ہوٹل کے وسیع لابی خالی سی نظر آ رہی تھی، مگر پھر بھی وہاں اکا دکا شب بیدار مہمان ادھر ادھر بیٹھے یا چلتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ سب ایک دوسرے کی نظروں میں رہے ہوں گے۔ ایسے ماحول میں یہ بات کسی طرح میرے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی تھی کہ غزالہ کی موجودگی کے بارے میں وہ اتنی ہی بے خبر تھی جتنا خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں لابی میں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ کاؤنٹر سے آگے نکل جانے کے بعد میں نے دبی تحیر زدہ سرگوشی میں غزالہ سے پوچھا۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا، ویرا یہاں پہنچ چکی ہے اور ہوٹل کے استقبالیہ کلرک سے باتوں کے بعد کچھ لکھنے پڑھنے میں مصروف ہے۔ غزالہ نے میرے ساتھ قدم ملاتے ہوئے اسی لہجے میں جواب دیا۔ یہ کسی پرواز کا وقت نہیں ہے، اس وقت وہ کیسے یہاں پہنچ گئی؟ میں غزالہ کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑایا۔ کراچی سے آنے والی نائٹ کوئی سے پہنچی ہے، کسی خرابی کی وجہ سے پرواز کی روانگی میں تاخیر ہو گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے ہی یہاں آ گئی ہوتی۔ میں نے چوک کر غزالہ کو گھورا۔ یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ ایک کمرے میں 3 بستروں کا تصور لے کر یہاں آئی ہے۔ غزالہ نے برا سا منہ بنا کر بتانا شروع کیا۔ ہوٹل کی لیموزین سروس کے ذریعے ایئرپورٹ سے یہاں پہنچی تھی۔ غنیمت یہ ہے کہ وہ براہ راست ہمارے کمرے میں نہیں پہنچی۔ اس نے نیچے سے انٹرکام استعمال کر کے مجھے اپنی آمد کی خوشخبری سنائی۔ وہ ہمارے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ میں نے اسے سختی سے روک دیا۔ دیکھنا ہے کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ شاید تم کافی دیر سے نیچے آئی ہوئی ہو، میں نے سگریٹ سلگا کر سوال کیا۔ بس ابھی آئی ہوں۔ میں بہت مشکل سے اسے قائل کر سکی کہ یہاں کے حالات بھی مخدوش ہیں۔ ہم ایک چکر میں الجھے ہوئے ہیں۔ فی الحال اسے ہم دونوں سے دور اور الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ میں شب خوابی کے لباس میں مسیاری پر لیٹی آپ کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ویرا سے گفتگو ہونے کے بعد میں نے جلدی کپڑے تبدیل کیے، بال سنوارے اور پھر نیچے آ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا ہے کہ وہ میرا انتظار کرنے کے بجائے کاؤنٹر پر مصروف ہے۔ چاہے تمہاری بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ کباب میں ہڈی بننے کے بجائے اپنے لیے الگ کمرہ بک کرا رہی ہے۔ اس نے تمہیں دیکھ تو لیا ہوگا؟ ہاں، غزالہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ وہ کراچی سے ایسے بے تکے وقت پر لاہور پہنچی ہے۔ اس کی آمد کی اطلاع مل جانے کے بعد میرا نیچے آنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے دور سے مجھے دیکھا مگر انجان بنی رہی اور کلرک سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ناراض سی لگ رہی تھی۔ غزالہ کی زبان سے وہ تفصیل سن کر میرے ذہن کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تم کو لپک کر اپنی باہوں میں لے لیتی تو تم ناراض ہو جاتی۔ وہ انجان بن کر الگ تھلگ رہی تب بھی تم کو اس سے شکوہ ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس کی ناراضی پانی کے ابال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ناراض ہے تو بھی تھوڑی سی دیر میں سب کچھ بھول بھال کر اعتدال پر آ جائے گی۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس نے فساد پیدا کرنے کے بجائے تمہارا مشورہ قبول کر لیا۔ غزالہ نے پرخیال انداز میں اپنے سر کو جنبش دی۔ دیکھنا ہے کہ یہ طوفان بلا کس کمرے کا رخ کرتا ہے۔ میں خاموشی سے سگریٹ کے کش لیتا رہا۔ میرے لیے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ غزالہ اپنے دل میں ویرا کے لیے نرم گوشہ رکھنے کے باوجود اس کی بعض حرکتوں کو سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اس لیے اس کا ملا جلا رد عمل حیران کن نہیں تھا۔ اس نے کتنی دیر پہلے تم سے انٹرکام پر بات کی تھی؟ کچھ توقف کے بعد میں نے پوچھا۔ یہ سب بس 5-7 منٹ پہلے کی بات ہے۔ اچھا ہوا کہ آپ بر وقت آ گئے، میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ ویرا آپ کی بات زیادہ توجہ سے سنتی ہے، میں اس درد سر سے بچتی رہوں گی۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ ایسے ہوٹلوں میں گاہکوں کو بہت تیزی سے اعلیٰ ترین خدمات فراہم کی جاتی ہیں اور لوگ اس متاثر کن سروس کے لیے بہت خوشی سے بھاری دام ادا کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ ویرا ذرا سی دیر میں کاؤنٹر سے فارغ ہو گئی۔ اس کے پاس ایک ہلکے سے دستی بیگ کے سوا کوئی سامان نہیں تھا، مگر پھر بھی ہوٹل کے باوردی پورٹر نے بڑھ کر
वो बैग उसके हाथ से ले लिया, बुकिंग क्लर्क से चाबी ली और फिर लिफ्ट की तरफ हो लिया। मुझे पूरा यकीन था कि पोर्टर के साथ लिफ्ट की तरफ जाते हुए वीरा ने मुझे और गजाला को देख लिया था, मगर उसकी चकराती हुई नजरें हम दोनों पर से फिसलती हुई गुजर गईं। अगर वो गजाला की किसी बात का बुरा मान कर नाराज नहीं थी तो हमसे अलग थलग रहने की बेहतरीन अदाकारी कर रही थी। वो पोर्टर के साथ लिफ्ट में सवार हुई तो मैंने अपनी जगह छोड़ दी। इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर दूसरी खाली लिफ्ट भी मौजूद थी, मगर मुझे ऊपर जाने की कोई उजलत नहीं थी। मैं देखना चाहता था कि होटल में कयाम के लिए वीरा ने किस मंजिल का इंतखाब किया है। हम दोनों धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट की पोजीशन बताने वाली बैरूनी बर की पट्टी पर हिंद से रोशन होकर बुझते रहे। लिफ्ट निचली मंजिल से ऊपर जा रही थी। 6 का हिस्सा रोशन हुआ और रोशन ही रहा। मेरे धाने से बेख्तियार एक गहरा सांस आजाद हो गया। होटल के वसी और बुलंद दोबारा इमारत में वीरा को रहाइश के लिए वही मंजिल मिली थी जिस पर हमारा कयाम था। मैं गजाला का हाथ थाम कर दूसरी लिफ्ट में सवार हो गया। 6ठी मंजिल पर हम लिफ्ट से उतरने के बाद अपने कमरे के करीब पहुंचे थे कि बराबर वाले कमरे का दरवाजा खुला और इसमें से वही पोर्टर बरामद हुआ जो वीरा के साथ ऊपर आया था। उसने हमसे सर की खलीकाना जुम्बिश के साथ अपनी वापसी की राह ली और गजाला फुर्ती से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। इसे अंदेशा रहा होगा कि कहीं वीरा अपने कमरे से राहदारी में न निकल आए। इसे पूरे होटल में यही कमरा लेना था। गजाला ने थके हुए अंदाज में मसहरी पर गिरकर कदरे गुस्से से पूछा, तुम जानती हो कि उसका नाम वीरा है? वो दूसरों को चिढ़ाने और उनका खून सुलगाने के फन में महारत रखती है। इसे भूल कर भी ना पूछना कि वो हमारे बराबर वाले कमरे में क्यों ठहरी है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि ये इत्तिफाक नहीं है। उसने बुकिंग क्लर्क से खास तौर पर हमारे पड़ोस के कमरों के बारे में पूछा होगा। अगर तुमने वीरा की इस हरकत पर जरा सी भी बरहमी का इजहार किया तो वो खुश होगी कि उसकी तदबीर कारगर रही। वो कहीं भी मेरे सीने पर मूंग दलने से बाज नहीं आती। गजाला बुरा सा मुंह बनाकर बोली, गनीमत है कि इस वक्त वो हमारे कमरे में नहीं है, बराबर वाले कमरे में है। वो यही डेरा डालने पर अड़ जाती तो हम धक्के देकर उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे। इस वक्त हमें बातें करने की आज़ादी के साथ मुकम्मल तखलिया भी हासिल है। वो रात भर ख्वार होने के बाद यहाँ पहुंची है, शब्बेदारी और थकन से निढाल हो रही होगी। थोड़ी सी देर में दुनिया और माफिया से बेखबर होकर गहरी नींद सो जाएगी। वो ढीठ है, कोई गुल खिलाए बगैर इतनी आसानी से नहीं सोएगी। देखें अब भारत में क्या गुजरती है। भारत के लिए तय हो चुका है कि वह हमसे दूर और अलग थलग रहेगी। मैंने खुशी संभाल कर सख्ती से कहा, वहां किसी गलती या खरमस्ती की इजाजत नहीं होगी। भारत जैसे दुश्मन मुल्क की सरजमीन पर गलती का मतलब मौत होगा। जब भारत पहुंचेंगे तो पता चलेगा ना, अभी तो उसे यहां भुगतना है। वीरा की गैर मुतवक्का और बेवक्त आमद से गजाला चिड़ी हुई थी। आज की रात गुजर चुकी है, मैंने उसे समझाया। थोड़ी देर में सुबह का उजाला फैल जाएगा। वो चंद घंटे सोकर गुजारेगी, फिर रवानगी की तैयारी शुरू हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अब मुझे जलाल को फोन कर देना चाहिए ताकि वो लाहौर वापसी की तैयारी करे। अभी तो वो लाहौर से ज्यादा दूर भी नहीं निकला होगा। मुसाफिर बरदार जहाज़ों के मुकाबले में हेलीकॉप्टरों की रफ्तार बहुत कम होती है। 9-10 बजे से पहले उससे राब्ता कायम करने में शायद ही कामयाबी हो सके। गजाला की बात माकूल थी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, मगर वो खामोशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। चंद सानियों बाद फोन की घंटी बजने लगी। मैंने लपक कर रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से वीरा की तरोताजा आवाज सुनाई थी। गनीमत है कि तुम अपने कमरे में मौजूद हो। वीरा की आवाज में परवाज में ताखीर और सफर की तकान का कोई नामो निशान नहीं था। तुम्हारी बीवी ने मुझे अपने कमरे में बुलाने से साफ इनकार कर दिया था। इस वक्त मैं तुम्हारे बराबर वाले कमरे में मुकीम हूँ। तुम आ रहे हो या मैं तुम्हारी तरफ आऊँ? गजाला को तुमसे कोई पुरखाश नहीं है। उसने तुमसे जो कुछ कहा वो एहतियात का तकाजा था। अगर ये छोटी सी बात अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ सकी तो हम दोनों तुम्हारे पास आ रहे हैं। मकसद एक दूसरे से दूर रहना था। तुम फिर हमारी जड़ों में घुस आई हो। मैंने संजीदगी से कहा, तुम भूल रहे हो कि इस वक्त हम अमृतसर में नहीं लाहौर में हैं। वीरा ने कहका लगाकर जवाब दिया, इधर आ जाओ तो बातें होंगी। मैंने रिसीवर रख दिया। गजाला की इस्तफसार तलब निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी।